क्या कहेंगे आप कांग्रेस को लेके? देखिए, वो केवल कुछ सीटों पे मजबूती का ही दावा कर रहे हैं, जीतने का दावा नहीं है। देखिए, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। वो इसलिए सफल नहीं होंगे क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुत्र मुंह में आकर के जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी का बंटाधार किया है। आज मैं आप प्रेस के बंधुओं की कोई रिपोर्ट देख रहा था, सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी। किरण चौधरी ने जिस प्रकार का बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हम इतने सीनियर नेता हैं, चौधरी बंसीलाल का परिवार है, उसकी कोई जात पूछने वाला नहीं है। ये शब्द मैं मेरे नहीं कह रहा, कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती किरण चौधरी की बात मैं कर रहा हूं। आज कुमारी शैलजा को, जो प्रदेश की अध्यक्ष रही कांग्रेस पार्टी की, उनको पहले तो जब अध्यक्ष थे उनको काम नहीं करने दिया, उनको टीम तक नहीं बनाने दी, और फिर वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। आप सब लोग जानते हैं, हरियाणा की जनता जानती है, लेकिन जबरदस्ती अपने रास्ते का कांटा निकालने के लिए उनको चुनाव के अंदर धकेल दिया गया, सीट हारने के लिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनकी क्या गत बना करके रखी है हुड्डा साहब ने। इसी प्रकार से चौधरी वीरेंद्र सिंह किसी गलती और गलतफहमी में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था, जाकर के उनका भी कांटा निकाल करके फेंक दिया। केवल और केवल पुत्र मोह में आकर के आज पूरी कांग्रेस का बंटाधार कोई कर रहा है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहा है। चौधरी बंसीलाल का परिवार, चौधरी छोटू राम के नाती का परिवार, सब परिवारों को धूल में मिटाने का काम राजनीतिक रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। और इसीलिए वो केवल मजबूती का दावा कर रहे हैं, सब सीटों पे तो वो भी नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है पिछली बार दोनों पिता पुत्र चुनाव लड़े थे, और इस बार जब लोगों के द्वारा और खास करके आप जैसे पत्रकार मित्रों के द्वारा कोई सवाल पूछा गया कि हुड्डा साहब इस बार दोनों चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते, तो खबरें निकल करके आई आप जैसे बंधुओं के माध्यम से। हुड्डा साहब ने कहा कि पिछली बार का गम डबल हो गया था, उसको कम को आधा करना चाहते हैं, यानी कि एक सीट हारेंगे, पिछली बार तो 2 हारे थे, इसलिए थोड़ा कम होगा। केवल गम भुलाने के लिए और थोड़ा मन बहलाने के लिए कोई इस प्रकार की मजबूती की बात। ये 2016-17 में दिल्ली में एनएसयूआई में मोतीलाल नेहरू कॉलेज के इंचार्ज थे, फिर ये स्टेट के जनरल सेक्रेटरी रहे दिल्ली में, फिर जनरल सेक्रेटरी रहे एनएसयूआई के। आज ये कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं और इंटरनेशनल कैटेगरी प्लेयर भी रहे हैं। तो सुमित जी से मैं कहूँगा बीजेपी ज्वाइन का स्वागत है। सर एक और बात तो करवाई नहीं आपने, सब पत्रकार मित्रों का आज मैंने जो हमारी अब तक की संगठनात्मक गतिविधियां हैं हुई है और जो भविष्य में हम लोग करेंगे उसकी जानकारी देने के लिए आप सब पत्रकार को बुलाया है। अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान है उसके अलग अलग चरण हैं, अलग अलग स्तर पे हमारा अभियान चल रहा है। जैसे एक हमारा संगठनात्मक व्यवस्था को गति देने का काम रहता है, एक हमारा उम्मीदवारों का प्रचार रहता है, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बड़ी रैलियों से लेकर के और छोटे छोटे जनसंपर्क अभियान के कार्यक्रम लेते हैं। इस प्रकार का अभियान अलग अलग चरणों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। हमारे, जैसे मैं कई बार कहता हूं, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में स्टार प्रचारक बहुत हैं, लेकिन एक नरेंद्र मोदी जी और एक हमारा बूथ का अध्यक्ष, ये हमारे ऐसे स्टार प्रचारक हैं। नरेंद्र मोदी जी जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं, अपनी गरीब कल्याण की योजनाएं लागू करके युवा, महिला, किसान
गरीब का कल्याण करते हुए देश को आर्थिक स्थिति में 13वें स्थान से लेकर के 5वें पर लेकर के आना और फिर भविष्य में कैसे दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत के रूप में देश उभरे, इस बात को सुनिश्चित करना ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। और जिसके कारण से आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हवा बनी। मई में 2 दिन का सघन संपर्क अभियान दिया था, जिसको हमने नाम दिया था हर बूथ हर घर संपर्क अभियान। और मुझे बड़ी खुशी हुई और ये आपको जानकारी देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारे ऐसे बूथ के स्टार प्रचारकों ने 19,879 बूथ हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उनमें से 2 दिन के अंदर 16,500 बूथों के ऊपर संपर्क अभियान किया, हर घर घर गए। और उसके बाद जो छूटे हुए बूथ थे अगले 2 से 3 दिन के अंदर उनको पूरा किया। हमने हमारे बूथ अध्यक्षों को बूथ के ऊपर बैठक करने के लिए भी कहा था। 19,879 बूथ में से 14,309 बूथों के ऊपर बूथ की बैठक करने का काम भी इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। कुछ बूथों के ऊपर बैठक नहीं हुई, सीधा संपर्क अभियान पे कार्यकर्ता निकला। तो ये अभियान भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को गति देने में बहुत महत्व रखता है। और इन 2 दिन के अभियान का परिणाम ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी शहर के हर वार्ड के हर बूथ हर घर में चर्चा का विषय बनी। इसी प्रकार से गांव की पंचायत और पंचायत के हर बूथ और हर घर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की चर्चा हुई। इसी अभियान को हमने आगे और गति देने का काम किया। कल रात मेरी हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकसभा के सब प्रभारी, लोकसभा के संयोजक सह संयोजक, लोकसभा के विस्तारक, बूथ व्यवस्था का काम देख रहे प्रदेश के वेदपाल एडवोकेट जी, इन समेत हमारे सब लोकसभा और विधानसभा तक के विस्तारक और विधानसभा के संयोजक सह संयोजक प्रभारी, ऐसे सब हमारे प्रमुख नेता कार्यकर्ताओं की रात बैठक ली थी। और उस बैठक के अंदर हमने एक अभियान दिया कि 19, 20, 21 इन 3 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वही स्टार प्रचारक यानी कि हमारे बूथ का स्टार प्रचारक जाएगा और नरेंद्र मोदी जी की राम राम हर घर के अंदर बोल करके आएगा। वोटर पर्ची हर घर के अंदर देने का काम इन 3 दिन के अंदर करेगा और ये सुनिश्चित करेगा वहां वो युवाओं से भी मिलेगा, वहां पर महिलाओं की कोई टोली है तो वो भी महिलाओं से बैठक करके आएगी, वहां समाज के सभी वर्गों के जो हमारे सम्मानित नागरिक हैं उनसे छोटी छोटी टोलियों में बैठक करते हुए और वो सुनिश्चित करेंगे कि हर बूथ के हर घर के अंदर मोदी जी की राम राम के साथ वोटर पर्ची भी पहुंचे। और मुझे लगता है कि जो मोदी जी की कल 2 जनसभाएं थी उसके कारण से यानी प्रचारक के कारण से और हमारा जो बूथ का स्टार प्रचारक है उसके अभियान के कारण से जो हरियाणा के अंदर एक बार ये वातावरण बना है कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिले। इस बात को इस अभियान के दौरान हमारे ये बूथ के योद्धा बूथ के कार्यकर्ता सुनिश्चित करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी प्रयास होगा कि अधिकतम मतदान किस प्रकार से हो। तो इस अभियान के लिए हमने सब कार्यकर्ताओं को इस अभियान को गति देने के लिए कहा है। तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान की जानकारी देने के लिए मैंने आप सब लोगों को बुलाया था। इतनी जानकारी मैंने आपसे साझा। तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की मजबूती आज पूरे प्रदेश के अंदर है और ये चुनाव हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसको डाइवर्ट करना चाहते हैं, लेकिन जनता कहती है कि हमें कोई मेंबर पंचायत का चुनाव नहीं लड़वाना, हमने मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा करके और देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करना है। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा
लोकसभा चुनाव से पहले काफी सघन प्रचार कर रहे थे, हालांकि विधानसभा के लिए कर रहे थे, विधानसभाओं में भी जा रहे थे, हर विधानसभा में लगभग उन्होंने की है परिवर्तन रैली, आक्रोश रैली, इस तरीके से। लेकिन जब से लोकसभा चुनाव अनाउंस हुए, कैंडिडेट अनाउंस हुए, बहुत ही कम जा रहे हैं प्रचार में, क्या कारण समझते हैं? देखिए, कारण तो सीधा सीधा है कि जहां उनके परिवार को मजबूती मिल सकती है वहां वो जाएंगे, जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जहां उस परिवार को मजबूती नहीं मिलेगी वहां तो वो अपने रास्ते का कांटा निकालने का काम कर रहे हैं। चेतन जी के कुछ विचार होंगे। हाँ सर, हमारे नेता शहर में घूमे होंगे आप। हिसार के मैदान में चुनाव परिवार से 3 प्रत्याशी हो रहे हैं, आप कैसी स्थिति देखते हैं? देखिए, आज के दिन सीधा सा है। देखिए, ये चुनाव है देश के प्रधानमंत्री को चुनने का। हिसार की जनता समेत पूरे हरियाणा की जनता का एक ही बात पर फोकस है कि वो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री किस प्रकार से बने। फिर वो परिवार के कितने ही लोग किस पार्टी से खड़े हों, मुझे नहीं लगता इस बात का कोई औचित्य बचा दिखाई देता है। आज मुकाबला तो वैसे जनता तय करेगी, लेकिन प्रथम पंक्ति में हिसार की जनता के आशीर्वाद से हमारे जो प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी वो दिखाई देते हैं, और बाद में फिर चाहे उनके परिवार के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, वो उसके बाद उनका नंबर आता दिखाई देता है। इसलिए कहीं कोई परिवार का मामला इस संदर्भ में कोई उसकी बातचीत करने का कोई, मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा कोई। हिसार में अभी हाल ही में अमित शाह जी भी आने वाले हैं, क्या लगता है कितना का असर जो है आम जनता के बीच और आगामी चुनावों पर दिखने वाला है? देखिए, आपने देखा होगा कि हिसार के अंदर दर्जनों कार्यक्रम इस दौर में हुए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के हुए, और छोटे छोटे जलपान के कार्यक्रम ये सोच रहे थे सब लोग होंगे, लेकिन उन जलपान के कार्यक्रमों में जो जन का प्यार उमड़ करके आया वो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का अपार स्नेह, अगाध प्रेम इस चुनाव में भी दिखाई दे रहा है। और हिसार की जनता ये चाहती है कि जिस प्रकार से पिछली बार 10 का दम दिखाया था हरियाणा की जनता ने, वैसा ही हिसार का उसमें योगदान दे। और अमित शाह जी आएंगे, कल अमित शाह जी का आना है, और मैं समझता हूं अमित शाह जी की रैली पूर्व की भांति अभूतपूर्व रैलियां जो हो रही हैं उनकी वैसी रैली होगी। जैसे कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2 रैलियां थी, इन दोनों रैलियों में जिस प्रकार का जन समूह उमड़ा, अम्बाड़ा में मैं खुद उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। जिस जोश के साथ 47-48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी आम जन, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवानों का तो कोई आप उम्मीद नहीं कर सकते इतना जन सैलाब होता है। इसी प्रकार से गोहाना में, तो ये दर्शाता है कि एक सुनामी चल पड़ी है। वो कल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हिसार में अमित शाह जी आएंगे, सिरसा आपके पड़ोस में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आएंगे, तो वहाँ भी इसी प्रकार का माहौल है। चाहूं और इस प्रकार का माहौल आज दिखाई। क्या प्रधानमंत्री जी भी देखने को मिल सकते हैं हिसार में? प्रधानमंत्री जी अब एक ही सभा के लिए आएंगे और वो महेंद्रगढ़ में आएंगे। 3 केवल सभाएं प्रधानमंत्री जी की हमें मिली थी, 2 हम कल कर चुके हैं, 1 23 तारीख को महेंद्रगढ़ लोग। सर चुनाव जनता लड़ रही है और हमें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, और वो मोदी के कुशासन को उखाड़ फेंकेंगे स्थानीय सांसद। तो जनता चुनाव लड़े तो जनता को गाड़ियां क्यों दे रहे हैं जयप्रकाश जी? आप ये पूछिए, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, कहीं पे वो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, अब हार से बौखला करके, तो जनता को गाड़ियां क्यों दे रहे हैं? जनता अगर चुनाव लड़ती तो जनता को गाड़ियां देने का, धमकाने का काम नहीं करे, वो सरेआम धमका रहे हैं जनता को। तो कहां पर जनता उनका चुनाव लड़ रही है? वो तो जनता जो देश के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ रही है, वो किसी जेपी को और किसी को नहीं जानती। इस बार भी पूर्व की भांति हिसार की जनता, हरियाणा की जनता केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी को फोकस में रख करके वोट करेगी। क्या देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध और पक्ष, समर्थन और विरोध सारी चीजें चलती हैं, लेकिन जिस प्रकार से परसों का घटनाक्रम हुआ, एक सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम के अंदर उत्पात किया गया, हमारे जाने से पहले ही
जो हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था वहां पर गुंडागर्दी चल रही थी, वहां पर हनुमान चालीसे का विरोध चल रहा था। अब इस प्रकार की स्थिति के ऊपर समाज की निगाहें रहती हैं कि कौन ऐसे तत्व हैं जो हनुमान चालीसा के पाठ को भी सुनना पसंद नहीं करते। और मैं बात एक दावे के साथ कहता हूं, जो देश के अंदर राम मंदिर के निर्माण का विरोध करते रहे, जो राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाते रहे, वही तत्व किसान की आड़ लेकर के अपना घिनौना राजनीतिक खेल खेलने का प्रयास कर रहे हैं। आज जिन लोगों ने राम जी के अस्तित्व को नकारने का काम किया था, आज वही लोग राम जी के आगे नतमस्तक होते दिखाई देते हैं। और इस प्रकार के एलिमेंट भी जो समाज का माहौल खराब करना चाहते हैं, वो लोग भी बजरंगबली के आगे, राम जी के आगे नतमस्तक हैं। आप पार्टी आरोप लगा रही है, स्वाति मालीवाल के बारे में बात है कि बीजेपी वाले उसको भड़का रहे हैं, हमारे नेताओं को खड़ा कर रहे हैं। देखिए, जब केजरीवाल जी ने झूठ का पुलिंदा पेश करके लोगों को सबजबाग दिखा करके और एक पार्टी खड़ी करने का प्रयास किया था, अन्ना जी के कंधों के ऊपर सवार होकर के, सामाजिक संगठनों के कंधों के ऊपर सवार होकर के, और तब फिर पार्टी बनाई। पार्टी में किन लोगों को किस प्रकार की एंट्री दी गई, ये अब धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आ रहा है। ये तो एक सरासर दिल्ली की जनता के साथ धोखा था। उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध करके, सबजबाग दिखा करके, झूठे लालच दे करके, और उन्होंने पार्टी खड़ी करी थी। हम लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल जो सालों साल से काम कर रहे हैं, वो कसौटी पर कसे गए हैं, अनेकों बार कसे गए हैं। अच्छे हैं, बुरे हैं, उसकी नीतियां कैसी हैं, उसके नेता कैसे हैं, उसके सिद्धांत कैसे हैं, उसकी नीतियां कैसी हैं, सब जनता के सामने था। लेकिन ये एक बंद किताब थी। अब इस बंद किताब के पन्ने धीरे धीरे खुल रहे हैं। प्रकार के हैं जो इससे परेशान होकर के और इसकी गुंडागर्दी से परेशान होकर के जब इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, जैसे स्वाति मालीवाल ने आवाज उठाई, क्योंकि मुख्यमंत्री निवास पर और मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ के द्वारा जो राज्यसभा की सांसद और महिला आयोग की चेयरपर्सन रही हों, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार, अगर वो कोई उसकी बात करे, उसका विरोध करे, तो फिर आरोप बीजेपी के ऊपर, तो फिर आप किस प्रकार से नारी के उत्पीड़न की बात करते रहे हो? ये इसके झूठ जनता के सामने आ चुके हैं। इसके चेहरे से जो नकाब है वो पूरी तरह से हट चुका है। अब जहां जहां, चाहे दिल्ली या एक दो स्टेट में और जहां इसका कोई थोड़ा बहुत प्रभाव था, निश्चित रूप से चुनाव में जनता इनको जमीन दिखाने का काम करेगी, इनको इनकी औकात दिखाने का काम करेगी। देखिए, मुझे नहीं पता दिल्ली की राजनीति का क्या है, लेकिन देखिए, जो अच्छे लोग हैं वो कहीं न कहीं तो जाएंगे। जो लोग राष्ट्रवादी सोच रखते हैं वो निश्चित रूप से किसी भी दल में रहे हो, कोई उनका कोई मजबूरी रही होगी, धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी में आई है। सर, हमारी सरकार में मंत्री रहे देवेंद्र भवली, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जा रहे हैं, उससे कितना फर्क पड़ेगा बीजेपी को, या किस तरीके से देखते हैं आप उनको? देखिए, मैं एक बात कहता हूं, टोहाना से विधायक, आपका दुकान क्या निकल गया? मैं मेरे रास्ते में कांटा था ही नहीं। बताइए कैसे कांटा था? पहले आपकी बात कही, जी आपकी बात कही, मैं जवाब दे देता हूँ। बीजेपी से लेना देना क्या था? हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। वो तो परदेसी थे, कुछ दिन के लिए सरकार का हिस्सा बने थे, और जैसे उनके मुखिया गए, जैसे उनकी पार्टी गई, वैसे वो जा रहे हैं। मैं कई बार कहता हूँ मजाक में, वो जननायक जनता पार्टी ना जन रहा है, ना नायक रहा, ना पार्टी रही, केवल परिवार बचा है। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। और ये बंदूक पिछले चुनाव में भी हमारे तो खिलाफ थे। ये सारे लोग आज खिलाफ दिख रहे हैं।
एक अकेली भारतीय जनता पार्टी की इकाई वो अपने सांसद को सभी 9 की 9 विधानसभा में जिता करके लेकर के गई थी। उनके दम पे तो नहीं किए, तो विरोध में थे, विरोध में थे, आज भी विरोध में। ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के लिए जनता चुनाव है। कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है जेजेपी आराधन से फिक्सिंग। देखिए, अब ये सारी बातें सामने आ रही है कौन किसकी टीम है। अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, 2 घटनाओं की खैर मैं चर्चा करूंगा। एक, जब 3 विधायकों ने, निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से सपोर्ट वापस किया, तब जेजेपी ने कहा, जेजेपी के मुखिया ने कहा कि हम कांग्रेस को समर्थन करेंगे। कहा कि नहीं कहा? रोड टेस्ट की बात आएगी बीजेपी के खिलाफ तो हम कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे। तो फिर कौन किसके खिलाफ है? लेकिन एक दूसरा चेहरा भी दिखाई देता है जननायक जनता पार्टी का। जब नैना चौटाला जी, जिसके ऊपर जो हमला हुआ पिछले चुनाव, नहीं होना चाहिए, उसकी हम निंदा भी करते हैं, तब दिग्विजय चौटाला कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते, तो उनकी कौन सी बात को सच मानोगे आप? इनका कोई स्टैंड नहीं है, स्टैंडलेस, रीढ़ विहीन है। सर, सूत्र ये भी बता रहे हैं दादा गौतम भी समर्थन दे सकते हैं कांग्रेस को। कितना फर्क आने वाला रंजीत चौटाला की वोटिंग? देखिए, मैं कहता हूँ कि पिछले चुनाव में भी ये सब लोग जहाँ थे सबको पता है। मैं दादा गौतम की बात नहीं कर रहा, दादा गौतम क्या करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पिछले चुनाव में कम से कम जननायक जनता पार्टी के जितने भी विधायक चुन करके आए, 1-2 को छोड़ कर उधर ही तो थे, जनता पार्टी बीजेपी के साथ। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सूत्र बता रहे हैं आपके संगठन में तालमेल नहीं है, खासकर पुराना में, क्या उसका नुकसान देखिए, मिलेगा? कोई ऐसा सूत्र नहीं है। ये जो मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा था, ये तालमेल के बगैर संभव हो सकती है क्या? बीजेपी का स्टार प्रचारक सारे आरएसएस का पूरा पार्टिसिपेशन है सर। सुभाष सिंह एक